एवरीवन, दिस इज अविनाश और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल में, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर। अब ये रिफ्रैक्शन वर्ड आपने अगर आप क्लास 9th के हो, आप क्लास 10th के हो, क्लास 7 के भी स्टूडेंट्स को भी रिफ्रैक्शन, 7 8 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी रिफ्रैक्शन सिखा दिया जाता है। तो ये कोई नया वर्ड नहीं होगा। 7 के, 8 के, 9 के, 10th के, 11th के, 12th के, किसी भी स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट हो, आपने ये रिफ्रैक्शन वर्ड जरूर सुना होगा। अगर आपने सुना है, बहुत लोग को ये रिफ्रैक्शन आता है, ठीक है, बहुत लोग को नहीं आता है। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन समझाने के लिए मैं एनसीईआरटी बुक में चला जाऊंगा, तो मेरी जरूरत खत्म हो गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ तारों के शहर में, सॉरी, मैं आपको ले चलता हूँ एनसीईआरटी बुक में। अच्छा, अब ये रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो आपने रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन ऐसा पढ़ा होगा कि व्हेनेवर लाइट is traveling from one medium to another medium, light has a tendency to bend. अब this bending of light is only known as refraction. अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाता है तो वो क्या करता है, अपने यूजुअल पाथ से बेंड हो जाता है। ठीक है, 100% सही, समझ में आ गया। लेकिन व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर कोई ये पूछेगा, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल होता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब भी वो आपसे पूछे कि व्हाट इज द कॉज, तो कॉज में आप क्या लिखोगे? तो लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। Light has different speed in different medium. That's why light bend according, in order to adjust that, compensate that speed, change in speed, light bend. ठीक है। अब रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है, उसको समझने का एक आसान तरीका होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको बताऊं, मुझे कुछ डेटाज याद है, ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको याद रखना है, आप याद रखोगे बहुत अच्छी बात है, ये समय के साथ आपको याद हो जाता है। एसओएल का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर एयर में आप स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करते हो, या अगर आप ये डेटा याद रखोगे, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट अगर हम वाटर में कैलकुलेट करेंगे, या वाटर में अगर याद रखेंगे, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही अगर मैं स्टैंडर्ड ग्लास रखूं, अब ग्लास भी बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के ग्लास होते हैं। स्टैंडर्ड ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं ग्लास में बात करूं, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट का जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये मैंने डेटा आपको क्यों बताया? ये डेटा बताने का पर्पस है कि मैं आपको समझा सकूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, और लाइट जो है वो कैसे बिहेव करेगा जब वो एक रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जाएगा, तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो समझाने के लिए मैंने आपको ये डेटा बताया है। अब मान लिया जाए कि मैंने ये एयर वाटर का इंटरफेस पिक कर लिया। एयर वाटर का इंटरफेस पिक कर लिया, इसका मतलब क्या है? मैं एयर और वाटर को सेपरेट करने वाला हूं। मान लो ये एयर वाटर इंटरफेस है, यहाँ पर ये हवा है, हवा हवा हवा, और यहाँ पर पानी, एयर वाटर इंटरफेस, इस तरह से मैंने ले लिया। अब अगर आप देखोगे तो ये एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप ये याद रख लेना, जिस भी मीडियम पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है वो मीडियम रेयर होता है। जैसे अगर एयर वाटर का इंटरफेस होगा, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? दिस एयर मीडियम इज द रेयर मीडियम एंड दिस वाटर मीडियम इज द डेंसर मीडियम। अब लेकिन ये हमेशा के लिए आप याद मत रख लेना कि एयर हमेशा रेयर होगा, वाटर हमेशा डेंसर होगा। ये कंपैरेटिव टर्म है। कैसे कंपैरेटिव है सर? क्योंकि अगर आप एक नेक्स्ट एग्जांपल में, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्या करता हूं, वाटर और ग्लास का इंटरफेस ले लेता हूं। सपोज यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर क्या हो गया? ग्लास हो गया। वाटर और ग्लास का अगर मैं इंटरफेस ले लूं, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बोला है जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है वो रेयर होता है। तो अगर वाटर ग्लास इंटरफेस होता ना, तो दिस मीडियम वुड हैव बीन द रेयर मीडियम
and this glass medium would have been the denser medium. तो इस तरह से आप क्या करोगे, कैरेक्टराइज करोगे रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम को. अब रेरर और डेंसर मीडियम मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी हैज नथिंग टू डू विथ मास डेंसिटी. जैसे तुमने अपने डे टू डे लाइफ में तुमने सुना होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ऑयल. तुमने देखा होगा ऑयल जो होता है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है. तो अगर वाटर का डेंसिटी, ये मास डेंसिटी है, ये रो जो मैंने लिखा है यहाँ पर, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मास डेंसिटी. लेकिन अगर आप ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से सोचोगे ना, ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से, तो आप ये देखोगे कि ऑयल जो है वो डेंसर मीडियम है, ऑयल इज द डेंसर मीडियम, एंड वाटर जो होगा, वाटर क्या है, वाटर एक रेरर मीडियम है. अगर ऑयल वाटर का इंटरफेस होता तो ऑयल में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगा, तो वो डेंसर मीडियम है. वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा तो वो क्या है, रेरर मीडियम है. अच्छा, अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं. ये रिफ्रैक्शन में ये सब बातें आपको पता है, बस मैं आपको रिवाइज करा देता हूं. मान लो मैंने एक इंटरफेस इस तरह से बनाया, मैं दो इंटरफेस बना देता हूं. अब यहां पर इस इंटरफेस में मान लिया जाए कि ये मेरा रेरर मीडियम है. हम रेरर और डेंसर को कैरेक्टराइज करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा. अभी आप ऐसा समझ लो कि ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. मान लिया जाए कि रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट जो है वो एक डेंसर मीडियम से ट्रैवल होता हुआ, एक रे ऑफ लाइट जो है वो एक डेंसर मीडियम से ट्रैवल होता हुआ रेरर मीडियम की तरफ जा रहा है. ठीक है. अब अगर मीडियम का चेंज नहीं होता, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चला गया होता. अब ये ऐसे जो चला गया होता, ये एक्चुअल में ऐसा मूव नहीं किया है, एक्चुअल में ऐसा चला गया होता, तो इसको मैं क्या करता हूं, मैं इसको डॉटेड से दिखा देता हूं. इसका क्या मतलब है कि रे ऑफ लाइट आ तो ऐसे रहा था, जिसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, अब यहां पर अगर मीडियम चेंज हो गया है तो यहां पर क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए. रिफ्रैक्शन होना चाहिए मतलब लाइट जो है वो बेंड करना चाहिए. अच्छा, अब रिफ्रैक्शन का पैटर्न जानने के लिए, ये रिफ्रैक्शन कैसा होगा उसका पैटर्न जानने के लिए आपको प्लॉट करना पड़ेगा नॉर्मल. अब नॉर्मल क्या होता है, तो जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होने वाला है उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना. वो जो परपेंडिकुलर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल. तो ये मैंने क्या कर दिया, जिस पॉइंट पर लाइट या रिफ्रैक्शन होने वाला था उस पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, एंड दिस परपेंडिकुलर इज ओनली नोन एज नॉर्मल. ओके. अब यहां पर अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाता है ना, ये शायद आपको पता भी होगा कि whenever light is traveling from a denser medium to rarer medium, light has a tendency to move away from the normal. अब away from the normal जाने का मतलब क्या है, देखो अगर मीडियम में चेंज नहीं होता तो ऐसे तो चला ही जाता. अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, इसका मतलब ये जो लाइट है ना, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से मूव कर जाएगा. तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा. अब ये जो रे डायग्राम्स है, ऑप्टिक्स में आप जितना भी रे डायग्राम बनाओगे बिना एरो के वो इनकम्प्लीट है. और क्या है सर, और क्या क्या हम जानते हैं यहाँ पर, तो ये जो एंगल होता है, देखो ये आता हुआ रे, इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्शन के बाद का जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है. नॉर्मल रे नहीं है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर है जो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बना रखा है. ठीक है. अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब जब भी लाइट डेंसर से रेरर की तरफ जाएगा ना, ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपने शायद नोटिस की होगी, जब भी लाइट डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. जब भी लाइट डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जा रहा है तो सिंस उसकी टेंडेंसी नॉर्मल से अवे जाने की होती है, तो रिफ्रैक्शन एंगल विल हैव मोर वैल्यू कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके सर, ठीक है. ये तो एक फॉर्म हो गया. मान ले इसका अगर रिवर्स सोचा जाए, रिवर्स का मतलब क्या है, ऊपर में डेंसर मीडियम है, ऊपर 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 डेंसर मीडियम, और नीचे में हम क्या करते हैं, रेरर मीडियम रख देते हैं. ठीक है. अब वापस से अगर मैं बोलूं कि एक रे ऑफ लाइट है, वापस से एक रे ऑफ लाइट है जो इस तरह से इस इंटरफेस को हिट करने वाला था,
तो इफ दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग, अब नाउ दिस रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। फिर से अगर आपको रिफ्रैक्शन का पैटर्न जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्लॉट करना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होने वाला था, जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होने वाला था, उस पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया है। अब नॉर्मल कोई एक्चुअल में रे तो है नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से अगर रे ऑफ लाइट, ये चेंज इन मीडियम नहीं होता तो रे ऑफ लाइट जो था ना वो ऐसे ऐसे चला गया होता। अगर चेंज ऑफ मीडियम नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसा कुछ चला गया होता। सिंस मीडियम चेंज हो रहा है, हम रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो आपने शायद सुन रखा होगा कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो उसकी टेंडेंसी नॉर्मल के तरफ बेंड होने की हो जाती है। तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, नॉर्मल के तरफ कैसे बेंड हो जाएगा, ऐसे यूजुअली तो ये जाने ही वाला था, अब ये नॉर्मल की तरफ कैसे बेंड हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ये बेंड हो जाएगा ऐसे। अब वापस से अगर आप देखोगे तो फिर से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। अब इस वाले केस में व्हेनेवर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस विल हैव ग्रेटर वैल्यू कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन का पैटर्न था, कैसे रिफ्रैक्शन, जब भी मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएंगे तो रिफ्रैक्शन कराना है। अगर डेंसर से रेयर जाएंगे तो नॉर्मल से दूर चले जाएंगे, अगर रेयर से डेंसर आएंगे तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएंगे। कौन रेयर है कौन डेंसर है ये डिसाइड करता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर किसी भी मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो वो रेयर मीडियम है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वो डेंसर मीडियम होगा। तो आई होप ये रिफ्रैक्शन वर्ड का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ के बारे में बात करेंगे और फिर ग्रेजुअली रिफ्रैक्शन के क्या एप्लीकेशंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।